हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है सिर्फ एक सेल से। क्या आपने कभी सोचा है कि अब कैसे इस एक सेल से बन जाते हैं पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स? बच्चों, ये जो सारा खेल है ना, ये शुरू होता है डीएनए रेप्लिकेशन से। अब हमारे सेल्स को कौन बताता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू करनी है, किस पॉइंट से शुरू करनी है? इस पूरे प्रोसेस को आगे कौन बढ़ाएगा? डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, लाइगेज, प्राइमेज, इन सब के फंक्शंस क्या क्या हैं? ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम आज डायग्राम की मदद से क्लियर कट डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझेंगे, और वो भी एनसीईआरटी के बेसिस पे। तो बच्चों, रट्टे मारना बंद करो और पूरे कॉन्सेप्ट को हमारे साथ समझिए, और साथ ही साथ प्रीवियस 10 इयर्स नीट के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो हैं उनको भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको एक खासा अंदाजा हो जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर भी कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो नीट वालों के फेवरेट हैं, और लगभग हर साल उस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंजू शर्मा, और आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। So DNA replication step by step, we'll be looking into the details of it along with its mechanism and enzymes involved in it. और लास्ट में आपका फेवरेट सेक्शन प्रीवियस 10 years questions along with the answers. अब इसको जो है हमने सब टॉपिक में डिवाइड किया है कि जब भी आप डीएनए रेप्लिकेशन समझते हैं, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है दैट इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, एंड देन व्हाट आर द मशीनरी एंड द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन इट। एंड पीवाईक्यू ट्रिगर्स, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको प्रूफ मिल जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में, कि सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ, enzymes which are involved in DNA replication, leading and lagging strand, Okazaki fragment और direction of polymerase activity। बच्चे, ये वो एरियाज हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर साल दर साल नीट के फेवरेट टॉपिक हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं पहला पॉइंट, दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। आप इसको सेमी कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं फॉर प्रोनाउंसिएशन। सो अब सेमी कंजर्वेटिव यानी जब भी ये डीएनए रेप्लिकेट होता है, इस डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं बच्चों। तो जब भी ये डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, आप देखिए ये जो ब्लू कलर के स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर पेरेंटल स्ट्रैंड्स। ओके, द ब्लू कलर स्ट्रैंड्स आर द पेरेंटल स्ट्रैंड्स, और जो आपके रेड कलर स्ट्रैंड्स हैं, दीज आर द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स। ओके, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं, यानी किसी एक पॉइंट से वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर उनके अलग हो जाते हैं, एंजाइम्स इसमें मदद करते हैं, एंड दे फॉर्म अ रेप्लिकेशन फॉर्क। और इस रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर जो होता है वो न्यू डीएनए सिंथेसिस होता है, और जो पेरेंट के जो दोनों डीएनए होते हैं, दे एक्ट एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, so when the parental strand, they are acting as the template strand, and new strands they are synthesized on the template strands. Okay, इस डायग्राम में आप देखिए तो अब ये जो पूरा सेक्शन हो गया, दिस इज डीएनए हैज रेप्लिकेटेड, और इसमें ये भी पूरा सेक्शन डीएनए रेप्लिकेशन हैज टेकन प्लेस। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट में क्या होता है कि व्हाट इज फॉर्म्ड इज मतलब एक स्ट्रैंड पेरेंट का रह जाता है, पेरेंटल स्ट्रैंड, और एक नया स्ट्रैंड उसमें ऐड होता है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। दैट मीन्स हमेशा जब भी ये होता है तो 50% ऑफ द डीएनए इज द पेरेंटल स्ट्रैंड एंड 50% ऑफ द डीएनए इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इसमें भी आप देखेंगे दो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है और दो जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय वैटसन एंड क्रिक इन 1953। उन्होंने इसका प्रूफ नहीं दिया है,
तब तक डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर रेप्लिकेट होता है, प्रूफ नहीं किया गया था। बट स्टिल जब उन्होंने अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए को प्रपोज किया था, उस समय उन्होंने इस बात की हिंट दी गई थी कि उनका शायद जो डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन, आप यहाँ पर से उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लेंगे। द 2 DNA strands would separate and act as template for the synthesis of new complementary strands. So template हो गए ये blue वाले, and जो red वाले हैं these are the new complementary strands. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental, this is important, would have one parental and one newly synthesized strand, and this scheme is termed as semi-conservative DNA replication. Means after replication एक parental strand और एक newly synthesized strand ये आपस में bond बनाते हैं और ये हो गया replicated DNA. तो अगर आपको ये semi-conservative mode of replication समझ आ गया तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अब जो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया था बच्चों, ये पहली बार दिया था 1958 में। यू कैन सी इन द प्रीवियस स्लाइड। स्टेट किया था आपके 1953 में ही वैटसन एंड क्रिक ने अपने डबल हेलिकल मॉडल में उसको स्टेट किया था, बट जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखाया गया था वो था 1958 में E. coli बैक्टीरिया के ऊपर, एंड द साइंटिस्ट वर मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल। अब उन्होंने कैसे प्रूफ किया? उन्होंने E. coli बैक्टीरिया को काफी जनरेशंस तक कल्चर किया N15 डीएनए में, दैट मीन्स द डीएनए विच कंटेन्स हेवी नाइट्रोजन, अमोनियम क्लोराइड पे फीड कराया, कल्चर किया उस पे और काफी जनरेशंस तक, ताकि अब नए जितने भी जनरेशंस हैं दे कंटेन a DNA with nitrogen 15 okay isotope, and then after 20 minutes, अब बच्चों ये 20 मिनट्स की कहानी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको याद रहना पड़ेगा दैट DNA replicates after every E. coli replicates after every 20 minutes. E. coli का रिप्रोडक्शन 20 मिनट्स में होता है। अगर यहाँ पे 10 E. coli हैं तो 20 मिनट बाद आपको मिलेंगे 20 E. coli बैक्टीरिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस 20 मिनट्स वाला जो क्वेश्चन है आपको बार बार नीट के एग्जाम्स में आता है। 2022 में भी रिसेंटली इसके कैलकुलेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो बी माइंडफुल ऑफ इट। सो ई कोलाई बैक्टीरिया इट रेप्लिकेट्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। तो पहले उन्होंने कल्चर किया जब तक सारे के सारे डीएनए में N15 आइसोटोप ना आ गया हो, ओके। उसके बाद धीरे से इन्होंने इस कल्चर को शिफ्ट किया N14 वाले आइसोटोप में, ओके। नाउ N14 वाले आइसोटोप में देने के 20 मिनट्स बाद, दैट मीन्स फर्स्ट जनरेशन, उन्होंने देखा कि आफ्टर ट्रांसफरिंग 20 मिनट्स उन्होंने देखा कि 50% डीएनए जो है वो N15 है। जो रेड वाला है यहाँ पे आपको N15 रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ग्रीन वाला है वो आपको ये हो जाएगा N14। रेड वाला जो स्ट्रैंड है वो आपको ग्रीन वाला स्ट्रैंड जो है वो N14 रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी हम इसको करेक्ट कर देते हैं, दैट इज N14, ओके। सो अब यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हो गया, 50% ऑफ द डीएनए N15 है और 50% ऑफ द डीएनए N14 है। अब ये कैसे पता चलता है? हम यहाँ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अब ये पहली बार जब किया गया, दिस इज एंटायरली N15 okay, this is entirely N15 heavy. After first generation when we do it is 50% N14, 50% N15, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब 50% डीएनए में N14 वाला जो आइसोटोप है वो आ चुका है। अब हम आते हैं 40 मिनट्स बाद। 40 मिनट्स बाद हमें क्या मिलेगा? जनरेशन 2। सेकेंड जनरेशन में हम देखेंगे कि अब जो है 50% ऑफ द डीएनए नाउ इज फ्री ऑफ द हैवी नाइट्रोजन। ये वाला जो दिख रहा है और ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है। 50% ऑफ द डीएनए में अब हैवी नाइट्रोजन है ही नहीं, ओके, सेकेंड जनरेशन में। और 50% वाले पे क्या है कि 50-50 है, आई मीन N14 N15। रेड स्ट्रैंड इज N15 एंड ग्रीन स्ट्रैंड इज N14। तो 50% ऑफ द जनरेशन में 50% N15 का जो आइसोटोप है वो है, बाकी 50% से तो N15 का आइसोटोप वो चला गया। दैट मीन्स आफ्टर एवरी जनरेशन, अब अगर हम अगले जनरेशन में करें तो क्या होगा वो बच्चों आप कैलकुलेट करिए। अगले जनरेशन में और जो है 50%
सिर्फ N14 रह जाएगा, आई मीन अराउंड 75% सिर्फ N15 रह जाएगा, और 25% में जो है वो हाइब्रिड, लाइट हाइब्रिड, आई मीन N14 N15 N14 N15 वाला जो है वो दिखेगा. ओके, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं. इसके लिए हमने एक और वीडियो बनाया है, एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट एंड देयर एक्सपेरिमेंट्स. उस वीडियो को आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि वो भी काफी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है. तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाय टेलर एंड हिज कलीग्स. बच्चों हमने सीधे यहाँ पे एनसीईआरटी की क्लिपिंग दिखाई है. क्यों ये क्लिपिंग हमने देना जरूरी समझा? क्योंकि इसमें से हर एक लाइन वैसा है, यहाँ आपको 6-7 लाइन मिलेंगे, इनमें से हर एक लाइन वैसा है जो इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट करने के लायक है. So, if E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the proportions of light and hybrid densities DNA molecule? तो बच्चों आप ये कैलकुलेट करिएगा. इससे प्रीवियस स्लाइड्स में हमने 60 मिनट्स तक का बताया है. क्वेश्चंस में, नीट के क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन से क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर्स में आए भी हैं. तो E. coli के 20 मिनट वाले कैलकुलेशन को आप मत भूलिएगा. तो उसके बाद अपना एक और जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए बताया गया है, वो है विसिया फाबा या फाबा बीन्स में बाय टेलर एंड हिज कलीग्स. इट इज ऑल्सो अराउंड द सेम टाइम, दैट इज इन 1958. अब आप देखेंगे मेसलसन एंड स्टैहल ने भी 1958 में ये प्रूफ दिया था कि डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली. सिमिलरली Taylor and his colleagues, they also proved the same thing around the same time of the year, but it was proved in Vicia faba or the faba beans. इनका experimental material, और उसको उन्होंने किससे लेबल किया था? with the help of radioactive thymidine. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो 4 लाइन है हर ऑल्टरनेट ईयर नीट के क्वेश्चंस में आते हैं, तो आप भी अपने एनसीईआरटी बुक पे इन सारी चीजों को हाईलाइट कर लीजिएगा. अब आते हैं अपने डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप पे. तो अभी तक हमने समझा डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ओके, देन हु प्रूव्ड इट एंड हु एल्स प्रूव्ड इट, हाउ मेनी साइंटिस्ट प्रूव इट ऑन, और ये क्योंकि नीट के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन स्टेप्स. 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. बच्चों ये जो स्टेप्स हैं डायरेक्टली आपके बुक में दिए हुए नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये सारी एंजाइम्स एंड ये जो सारे स्टेप है आपके बुक में मेंशन्ड है. तो हमने सोचा कि इसको हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसको ऐसे बताएं. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, सो इनिशिएशन, अनवाइंडिंग. इनिशिएशन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा. शुरू कहाँ से होगा? सबसे पहले आपका जो है वो है अनवाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ द हेलिकेज एंजाइम. सो व्हाट इज हेलिकेज? अगर इसके नाम पे आप देखेंगे हेलिकेज, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स. तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? आपके हेलिक्स को अनवाइंड करेगा. ओके, अनवाइंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स एट द ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन. अब कहाँ पे? एट द ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन. ओके, क्रिएटिंग अ रेप्लिकेशन फॉर्क. तो हेलिकेज एंजाइम रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने में मदद करता है. कैसे? बाय अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स. उसके बाद स्टेबलाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है. एक बार अनवुंड हो गया डीएनए डबल हेलिक्स, अनवुंड हो गया. अब बच्चों ये जानना जरूरी है कि जब तक 2 नए डीएनए रेप्लिकेट होके नई डॉटर स्ट्रैंड फॉर्म नहीं होते हैं, तब तक ये जो पेरेंटल डीएनए है they have the complementary base pairs. अब complementary base pairs की टेंडेंसी रहेगी कि वो आपस में फिर से जुड़ जाएंगे and the double helix regains its structure. तो उस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बाउंड होता है? दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स. अब जो ये डीएनए डबल हेलिक्स रेप्लिकेशन फॉर्क आपने देखा था बच्चों, ये सपोज दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क व्हिच इज फॉर्म्ड. यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम ने वर्क किया और रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया. अब इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे न्यूली ये जो अलग अलग होने के बाद इस पॉइंट में छोटे छोटे प्रोटीन्स लाइक दिस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स इस पे साइड में लग जाएंगे, ताकि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से ये आपस में जाके फिर से डबल हेलिक्स फॉर्म न करे और नया डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो. तो दे अटैच एट दिस पॉइंट नियर द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. हो गया. तो दिस इज द स्टेप ऑफ इनिशिएशन. इनिशिएशन पहला स्टेप जिसमें आपको शुरू होगा डीएनए रेप्लिकेशन. कैसे होगा? सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम एक्ट करेगा. दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी पे, और फिर
ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएगा। उसके बाद इस रेप्लिकेशन फॉर्क को स्टेबलाइज कौन करेगा? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स विच बाइंड हियर। सेकेंड स्टेप आता है बच्चों इलोंगेशन। इलोंगेशन में पहली बात है मतलब अब डीएनए सिंथेसिस होना शुरू होगा। अब इलोंगेशन में पहला चीज क्या है? प्राइमिंग। ऐसा नहीं है कि सीधा डीएनए सिंथेसिस शुरू होता है। डीएनए सिंथेसिस शुरू होने से पहले क्या फॉर्म होता है? प्राइमेज। ऐसे सबसे पहले आपका आरएनए प्राइमर फॉर्म होता है, उसके बाद उस पे डीएनए फॉर्म होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ये देखा हो, स्लाइड देखा हो, तो इसमें सबसे पहले सपोज दिस इज ब्लू कलर, आई एम शोइंग इट लाइक दिस, ये आपका आरएनए प्राइमर फॉर्म हुआ है और उसके बाद जाके डीएनए सिंथेसिस शुरू होता है। अब ये आरएनए प्राइमर कौन फॉर्म करता है? इट इज फॉर्म बाय द एंजाइम प्राइमेज। ठीक है, इट शॉर्ट्स आरएनए, इट एड्स स्मॉल आरएनए प्राइमर्स एंड देन small RNA primers and providing a starting point for the DNA synthesis. In RNA प्राइमर से ही डीएनए सिंथेसिस का पॉइंट शुरू होता है। देन यू कम टू द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। अब लीडिंग स्ट्रैंड्स कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड कॉन्टिन्यूअसली इन द 5' to 3' डायरेक्शन टुवर्ड्स द फोर्क। ये वाला जो डायरेक्शन है इसको हम लगाते हैं, चलिए येलो कलर से, टुवर्ड्स द फोर्क। ये आपका हो गया टुवर्ड्स द फोर्क मतलब अंदर की तरफ। हाँ ठीक है, अंदर की तरफ। ये हो जाएगा 5' to 3'। तो जब भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इट स्टार्ट्स इट्स रेप्लिकेशन फ्रॉम 5' to 3'। तो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रैंड में जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा और दूसरे वाले स्ट्रैंड पे जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। तो ये देखिए, ये जो पेरेंटल डीएनए था, इट वाज समथिंग लाइक दिस। ओके, अब जहां पे 3' एंडिंग था यहाँ पे, वहां से तो 5' to 3' डायरेक्टली नया डीएनए फॉर्म हो गया along with this RNA primer. This strand is the leading strand. अब दूसरा जो है आपका लैगिंग स्ट्रैंड। अब बाहर की तरफ जो बनेगा इस डायरेक्शन में, जो भी नया डीएनए सिंथेसाइज होगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा? इट विल बी अ लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि सिंथेसाइज तो आपको 5' to 3' ही होना है, इस तरफ 3' ही होना है। तो उस समय क्या होगा, बाहर की तरफ जब भी बनता है तो ये डायरेक्टली नहीं बनता है, उसके लिए छोटे छोटे आरएनए प्राइमेज बनते हैं जिसपे डीएनए मॉलिक्यूल लगातार ऐड होते जाता है। इसको हम आगे डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज द लैगिंग स्ट्रैंड। सो इट सिंथेसाइज स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअसली अवे फ्रॉम द फोर्क इन शॉर्ट सेगमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये बनते हैं आपके लैगिंग स्ट्रैंड में, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब फाइनली वी हैव टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। खत्म कैसे होगा? प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग। तो सबसे ज्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? जितने भी ऐसे आरएनए थे इन सबको रिमूव करेगा और इनको रिप्लेस करेगा नए डीएनए से। ओके, एंड देन वी हैव एंजाइम डीएनए लाइगेज। लाइगेज आपका काम आता है यहाँ पे। अब सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट ज्वाइन होंगे और एक रेगुलर स्ट्रैंड यहाँ पर से एक फॉर्म होगा। ओके, सो दैट इज जॉइनिंग फ्रेगमेंट्स बाय द डीएनए लाइगेज एंजाइम एंड it also then forms a continuous strand. Or finally, what happens is replication finishes, resulting two identical DNA molecules, each one with one older strand and one new strand. ओके, तो रेप्लिकेशन जैसे खत्म होता है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड फॉर्म होता है। दैट मीन्स इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, नाउ लेट अस सी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में देखते हैं, सेम पॉइंट्स हैं बच्चों, एक बार पॉइंट देख लीजिए। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अनवाइंड एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हेलिकेज ओपन्स द डीएनए एंड रेप्लिकेशन फॉर्क्स आर फॉर्म्ड इन इट। ओके, तो पहला अनवाइंडिंग बाय द एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज के अनवाइंड करने के बाद आपको उस फॉर्क को स्टेबिलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन अराउंड द रेप्लिकेशन फॉर्क टू प्रिवेंट द रिबाइंडिंग ऑफ डीएनए। टोपोआइसोमरेज प्रिवेंट्स द सुपरकॉइलिंग ऑफ डीएनए। यस, अब ये एंजाइम क्या है? टोपोआइसोमरेज। अब टोपोआइसोमरेज, सपोज ये आपका डीएनए हेलिक्स है और यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क बना आपका। ओके, अब बात ये है कि जैसे यहाँ पर से अब आप किसी एक रस्सी को खोल रहे हैं तो उसके पीछे जो है वो जो टेंशन, सुपर कॉइलिंग काफी ज्यादा हो जाती है, कुछ इस तरीके से। तो अब इस
टेंशन को रिलीज करने के लिए, सुपर कॉइलिंग को कम करने के लिए इस पॉइंट पे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बैक के इस पॉइंट पे अब कौन सा एंजाइम आपको काम आएगा? Topoisomerase. So this enzyme is topoisomerase, which will release the tension formed because of the formation of the replication fork. Okay, then comes RNA primers. अब यहाँ से elongation शुरू हो जाएगा. Primers are added by primase. ये सारे स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं. DNA polymerase starts adding nucleotides at the end of the primers. हम 3 मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज ये हायर लेवल्स के लिए है. आप DNA polymerase भी पढ़े तो आपके लिए काफी है. तो जितना elongation का प्रोसेस होगा, प्रूफ रीडिंग, RNA प्राइमर को रिप्लेस करना है DNA से, RNA को रिप्लेस करना है DNA, तो all those functions are carried by the DNA polymerase. So DNA polymerase is the main enzyme. इसको हम DNA dependent DNA polymerase भी बोलते हैं. It is the main enzyme which is needed for DNA replication. The leading and the lagging strands continue to elongate. Okay, leading strand directly towards the fork और lagging strand away from the fork. बच्चों इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा. Primers are removed and the gaps are filled with DNA polymerase 1. अब यहाँ फिर से 1 दिया गया है, ये हायर लेवल्स के लिए. आप DNA polymerase ये देख लीजिएगा. एंड फाइनली दे आर सील्ड बाय लाइकेज. ओकाजाकी फ्रेगमेंट एंड ऑल ये दे विल बी सील्ड बाय द लाइकेज. ये काफी अच्छा पिक्चर है, डायग्राम है, जो आपको बिल्कुल क्लियरली बताएगा डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को. बच्चों प्लीज इस डायग्राम को आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए. अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा डीएनए डबल हेलिक्स है. इसमें फर्स्ट स्टेप हो गया हेलिकेज अनवाइंड्स द पेरेंटल डबल हेलिक्स. ये देखिए हेलिकेज. सेकेंड हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज द अनवुंड पेरेंटल डीएनए. ये देखिए ये ठीक रेप्लिकेशन फॉर्क के शुरुआत में ही, ओरिजिन के सामने यहाँ पे SSB प्रोटीन्स जो सारे लगे हुए हैं. डीएनए पॉलीमरेज that will help in the synthesis of the strands, newly strands. Okay. The third step, the leading strand is synthesized continuously in the 5' to 3' direction by the DNA polymerase. So direction B बहुत important है. What is the direction of newly synthesized strand? It's always DNA polymerase synthesizes in the direction of 5' to 3'. आप दिमाग में डाल लीजिएगा. कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी 3' to 5' क्वेश्चन में दे देते हैं और बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं. अब आता है लैगिंग स्ट्रैंड. इट इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली. प्राइमेज synthesizes a short RNA primer which is extended by DNA polymerase to form the Okazaki fragment. And after the RNA primer is removed and replaced by DNA, and then DNA ligase joins the Okazaki fragment to the growing strand. So this is the overall summary for DNA replication. अब ये जो पिक्चर है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स काफी सही से दिए गए हैं. लीडिंग स्ट्रैंड है ये, लैगिंग स्ट्रैंड जो टुकड़ों पे बन रहा है. सो इट बेसिकली शोज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स. पिछला वाला जो डायग्राम था वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है. नाउ रोल ऑफ एंजाइम्स इन डीएनए रेप्लिकेशन. अब डीएनए रेप्लिकेशन का जो पूरा प्रोसेस ही है बच्चों, वो शुरू होता है एंजाइम से और खत्म भी होता है एंजाइम से. So it is a highly enzyme dependent process. Many enzymes are involved in it, which include the enzymes DNA dependent DNA polymerase, the main enzyme for that. Then we have helicase, which opens up, then ligase. Okay, it is the main enzyme. अब DNA dependent DNA polymerase सारे function करता है. Polymerization, catalyzes and regularizes the whole process. It is a DNA repair enzyme. अगर DNA में कुछ ये हो जाए तो complementary base pairs थोड़े change हो जाए तो भी वो repair करेगा. Responsible for primer, RNA primer extension, proofreading and finally in vivo DNA replication. I mean in vivo DNA replication. आपको ये numbers 1, 2, 3 याद करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ DNA polymerase के ये functions देख सकते हैं. Then helicase unzips the DNA strand, unwinds the DNA strands, okay, by breaking down the hydrogen bonds between, how it does it? By breaking down the hydrogen bonds between the complementary base pairs, okay, and it forms the replication fork. अब शुरू हो गया DNA replication और finally ligase enzyme क्या करेगा? It joins the Okazaki fragments, okay. And then you have primase enzyme. Primase enzyme RNA primer synthesis करता है. Endonuclease enzyme जो है, endonuclease enzyme ये आपको मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी आएगा. ये क्या करेगा? ये पहले कट बनाएगा डीएनए मॉलिक्यूल में और वहीं से अनजिपिंग शुरू होगी. ओके, देन यू हैव सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स. अब
yes, single stranded binding proteins ये क्या करते हैं, they bind to the single stranded parental DNA and protect it to form the secondary structures. I mean protect it from like again rebonding होने से parental strands को बचाएगा और न्यूली रेप्लिकेशन शुरू करेगा। तो ये जो सारी समरी है बच्चों, फटाफट आप यहाँ पे देख लीजिए। हेलिकेज अनजिप्स डीएनए ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टोपोआइसोमरेज रिमूव सुपर कॉइलिंग, एक बार आप टोपोआइसो देख लीजिए। यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क के स्टार्टिंग पे हेलिकेज है, ओके, ओरिजिन पे जो अनवाइंड कर रहा है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये साइड साइड पे लगे हुए हैं ताकि ये जो दो पैरेंटल बेस पेयर हैं ये फिर से आपस में ज्वाइन ना हो, क्योंकि इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस हैं वो यहाँ पे हैं। एंड देन टोपोआइसोमरेज हमेशा ओरिजिन के पीछे ही आएगा बिकॉज इट विल रिमूव द सुपर कॉइलिंग of this DNA double helix. Okay, then single stranded prevents the separated strands from coiling back. Then primase, it lays RNA primers. DNA polymerase extends chains and proofreads. Finally ligase, it joins the Okazaki fragment. तो पूरा ही एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये जो एंजाइम्स है सुपर इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखिएगा। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपके बुक में नहीं दिया गया है, तो हम भी शॉर्ट ही इसका चर्चा करेंगे। द डीएनए रेप्लिकेशन इट इज सिमिलर टू द रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। सारा का सारा प्रोसेस जो है वो सिमिलर है। आपको बस ये याद रखना है दैट इट टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। विच फेज? S phase, that is the synthesis phase. और यूकैरियोट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए और सेल डिवीजन साइकिल और सेल साइकिल जो है वो साथ साथ चलना पड़ता है। इट इज हाईली कोऑर्डिनेटेड। अगर रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेट हो गया और सेल्स नई नहीं बनी तो क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोमल एनोमली बन सकती है। ये जो लाइंस हैं ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड लाइंस हैं, ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस आपका जो डिफरेंस है वो क्या है, यूकैरियोट्स में जो है मल्टीपल ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन इज प्रेजेंट। जो ओरी के पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन फॉर्क बनने हैं वो यूकैरियोट्स में ज्यादा है क्योंकि उनका डीएनए का स्ट्रक्चर भी काफी बड़ा होता है। और pre-replication complex is formed with other initiator proteins not needed for you. Okay, the process entirely different. The polymerization process is carried out by the enzyme Pol delta. तो पूरा कहीं Pol delta हो जाएगा। इन प्रोकैरियोट में हमने Pol 3, Pol 1 हम देख रहे थे, आपको 3, 1 डेल्टा याद करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो थोड़े से प्रोटीन इनिशिएटर जो एंजाइम्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज द एंटायर प्रोसेस इज सेम इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। हाँ, बस यूकैरियोट्स एज दे आर मल्टी सेल्यूलर तो उनमें सेल साइकिल भी साइड बाय साइड होनी पड़ेगी, अदरवाइज क्रोमोसोमल एनोमली हो सकती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन। अब चलते हैं अगले सेक्शन पे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अब आते हैं आपके फेवरेट सेक्शन प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वाज यूज्ड टू एल्यूसिडेट द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। Okay, so the correct answer for this is X-ray diffraction technique. X-ray diffraction technique जो फ्रैंकलिन और विलियम्स ने बताया था, तो उसी के हिसाब से ही उसी के फोटोग्राफ्स के आधार पर वैटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया। ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा डीएनए के स्ट्रक्चर वाले टॉपिक से। The second question is, the molecule that can act as the genetic material must fulfill the traits given below except। तो कौन कौन से ट्रेट्स वो फुलफिल करेगा एक्सेप्ट, तो जो ट्रेट हमें नहीं चाहिए वी शुड टेक इट आउट फ्रॉम दैट। नंबर 1, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। यस, इट शुड बी एबल टू। It should be able to generate its replica. Yes. It should be unstable structurally and chemically. ये जो है वो गलत है because molecule acting as the genetic material must be stable structurally and chemically. It should provide the scope for slow changes that are required for replication. That is also true. So the correct answer for this question will be option number C. Which experimental material was used by Taylor and his colleagues to prove that DNA replicates semi-conservatively? बच्चों बहुत सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो टेलर एंड हिज कलीग्स। वो 4 लाइन ये नीट वालों के काफ़ी फेवरेट लाइन है, इसलिए हम आपको एनसीईआरटी क्लिपिंग के साथ लेके आए हैं। हमारा पहला का वीडियो है साइंटिस्ट एंड देयर एक्सपेरिमेंट्स, उसमें हमने पूरी डिटेल्ड उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे, और सारे क्वेश्चंस भी दिखाए हैं कि कैसे इस पोर्शन से बार बार हर ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 साल मेंशन किए हैं, 16 एंड 2024, बट एवरी ईयर ऑलमोस्ट फिल इन द ब्लैंक और मैच द फॉलोइंग इस फॉर्म पे आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं।
तो विच एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वॉज यूज्ड बाय टेलर एंड हिज कलीग्स, तो उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, दैट वाज वीसिया फाबा और द फाबा बीन्स. ओके, now next question is 10 E. coli cells with N15 double-stranded DNA are incubated in a medium containing 14 N nucleotide. अब ये आपको मेसेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. आफ्टर 60 मिनट्स. ओके, सो E. coli it replicates in 20 मिनट्स. हमने बार बार बताया है 20 मिनट्स का जो गेम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आस्क्ड इन नीट 2022. तो हाउ मेनी E. coli cells will have DNA totally free from 15 and 15. तो कितने बिल्कुल भी उसमें कितने E. coli में बिल्कुल भी नहीं होगा. तो चलिए हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 10 E. coli cells हैं. ओके, 10 E. coli cells हैं. तो आफ्टर 20 मिनट्स कितने बन जाएंगे, ये 20 बन जाएंगे बिकॉज ये खुद भी सेल डिवीजन होगी इनकी. और आफ्टर 40 मिनट्स, अब ये 40 मिनट्स हो गया. आफ्टर 40 मिनट्स से कितने बन गए, आफ्टर 40 मिनट्स 20 से बन गए 40. और आफ्टर 60 मिनट्स, आफ्टर 60 मिनट्स ये बन गए कितने, 80. अब इन्होंने डुप्लीकेट किया. टोटल नंबर ऑफ E. coli cells आर 80 नाउ. ओके, नाउ पूछ रहा है हाउ मेनी E. coli cells विल हैव DNA टोटली फ्री फ्रॉम 15 नाइट्रोजन 15. ओके, अब पहला जो रेप्लिकेशन हुआ दिस इज जनरेशन 1. जनरेशन 1 में हर एक DNA में 50% एंड 15 दिखा था. ओके, जनरेशन 2 में जो था 50% ऑफ द DNA, 50% ऑफ द DNA वेर फ्री फ्रॉम जो है टोटली उनमें जो था N14 था. 50% ऑफ द DNA मतलब 50% ऑफ द E. coli. अब इसमें आप पकड़े 50%, इसका कितना हो गया 20. इसमें 20 E. coli सेल्स में बिल्कुल भी N14 नहीं है. ठीक है, अब 20 E. coli सेल्स में बिल्कुल भी N14 नहीं है, इसका मतलब जब ये रेप्लिकेट होगा अगले 20 मिनट में तो 40 E. coli सेल्स में बिल्कुल भी N15 नजर नहीं आएगा. अब बाकी का रह गया 50% ऑफ द सेल्स. अब 50% ऑफ द सेल्स में फिर से 50-50% दिखा था हमें, फिर से 50-50% दिखा था. 50% ऑफ द सेल्स कितने हो गए आपके 20 सेल्स. 20 रेप्लिकेट करके बनेंगे आपके 40. ओके, 20 आपके रेप्लिकेट करके बनेंगे यहाँ पे 40. अब 40 में जो है 20 में N15 एज अ हाइब्रिड, N14 N15 एज अ हाइब्रिड रहेगा. और 20 सेल्स में बिल्कुल भी N15 नहीं रहेगा, N14 नहीं रहेगा. तो 40 सेल्स प्लस 20 सेल्स, आंसर विल बी 60 सेल्स. काफी इजी आसान कैलकुलेशन है. अगर आप हमारे प्रीवियस स्लाइड को गौर से देखें जिसमें जनरेशन 2 जनरेशन 3 तक कैलकुलेशन बताया गया है तो आपको ये इजी लगेगा. तो अगर आप एडमायर करते हैं कि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेशंस लेके आए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपकी नीट पे प्रिपरेशन पे और मदद कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, इजी है. DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in one direction. और कौन सा डायरेक्शन था, was it 3' to 5'? No. Okay. Next is DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization in one direction 5' to 3'. ये जो है ये है सही है, बट क्वेश्चन इज आस्किंग यू रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. बी होल्ड्स ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तो फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. द थर्ड स्टेटमेंट इज द DNA डिपेंडेंट DNA polymerase catalyzes polymerization in 5' to 3'. No, this is wrong. It catalyzes only in one direction, that is 5' to 3' direction. So the correct answer will be option number D. Next question, given below are two statements नीट 2022. आप देख रहे हैं 2022 में इसी सेम टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज DNA polymerases catalyze polymerization only in one direction 5' to 3'. जो डायरेक्शनैलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा हमने PYQ ट्रिगर्स में भी बताया है, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है. स्टेटमेंट 2, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ DNA वन स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस while on the other strand replication is discontinuous. Yes, that is true. On one strand it is the leading strand बनता है, दूसरे में ओकाज़ाकी fragments बनते हैं और lagging strand होता है. तो दोनों ही statement सही है. So correct answer will be option number B, where both the statements are correct. Then now come to the last question for today. During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate
Okay, Okazaki fragment, the lagging strand towards the replication fork, leading strand away from the replication. सबसे पहले तो देखिए जो leading strand वाली जो statement है वो बिल्कुल गलत है. ओके क्योंकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता ही है लैगिंग स्ट्रैंड में. अब आपके क्वेश्चन दो ऑप्शन है, टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क. अब अगर ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट हमेशा बनता, ये टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क जो बनता है दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड, और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क जो भी बनेगा वो हो जाएगा आपका Okazaki fragments or the lagging strand. So the correct statement will be the lagging strand away from the replication fork. Okay students, आज के लिए बस इतना ही. अगले टॉपिक पे आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. We will be discussing transcription and post transcriptional modification, जिसके और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. इसी प्रकार हमारे साथ हमारे वीडियो पे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए. हैप्पी लर्निंग.